जगह से कांग्रेस सिमटती जा रही है। अब केरल में भी कांग्रेस को चांस था, वहां पे भी नहीं आई। आसाम में भी अपना फिर एक 5 साल का गैप हो गया। 10 साल का यदि सत्ता में बाहर रहे तो आपका कैडर भी टूटता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो कांग्रेस की वैक्यूम कौन करेगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऐसे जो क्षेत्रीय दल है, इनको सबको एक लाइन में पिरोने के लिए कोई ताकतवर लोग चाहिए होते हैं, और वो ताकत एक परसेप्शन बनाता है। आज बंगाल का जनादेश एक पूरे देश में एक परसेप्शन दे गया कि दीदी पे चारों तरफ से हमले हुए, दीदी पे सभी लोगों का सारे हथियार यूज किए गए। लेकिन ये बंगाल की शेरनी मोदी जी के खिलाफ लड़ी, क्योंकि ये दीदी वर्सेस मोदी का चुनाव था। यहाँ पे यदि दीदी ने अपनी सीटें बरकरार नहीं रखी, अपना सीटें बढ़ाई, यदि वो अपनी सीटें बढ़ाती है, अपना नंबर बढ़ाता है आगे, अपनी सीटें बरकरार रखती है, इसका मतलब दीदी के वोट बैंक को कोई डैमेज नहीं कर पाए। आपका नंबर आपने बढ़ाया क्योंकि वहां कांग्रेस और लेफ्ट बिल्कुल आउट ऑफ बंगाल चले गए। ऐसे में आप दीदी का रोल नेशनल लेवल पे जाता है। हाँ, और एक परसेप्शन बनता है पूरे जी बिल्कुल अशोक जी, मैं एक चीज जी ऑफ कोर्स अशोक जी, अशोक जी ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, मैं बिल्कुल आता हूं, लेकिन दरअसल जब विश्लेषण हो रहा है, संबित पात्रा जी आपका भी स्वागत है, हम कमिंग मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि 100 बात की एक बात जो है वो तमाम सारी बातों के बीच में तो एक बात वही, और उसको जो सबसे अच्छा प्रस्तुत करते हैं वो हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं किशोर अजवानी जी। तो किशोर अजवानी जी का कुछ एक विश्लेषण है जो खास तौर से वो इस पर रोशनी डालना चाहेंगे कि इस जनादेश का मतलब क्या है। किशोर अजवानी जी। जी प्रतीक, जनादेश के मतलब की बात नहीं, वो तो विश्लेषण कर रहे हैं, अशोक जी हमारे साथ हैं और संबित पात्रा भी जुड़ रहे हैं। मैं सिर्फ एक गणित की बात कर रहा हूँ, एक गणित जो हमने वहाँ पर, आप तो पूरा बंगाल गए, हम भी कुछ इलाकों में गए, जो वहाँ पर देखा वो ये लगभग ऐसा था जैसा गुजरात में था। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुजरात में जब हम गए थे, आपको याद होगा जब गुजरात के चुनाव थे, तो हर जगह ज़्यादातर काफ़ी जगह ये दिख रहा था कि बीजेपी के खिलाफ काफ़ी माहौल है, तो ऐसा लग रहा था कहीं बीजेपी हार तो नहीं जाएगी। लेकिन फिर बीजेपी जीत गई। वो कैसे जीत गई कि अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, इन 4 शहरों में बीजेपी ने ऐसा क्लीन स्वीप किया कि बहुमत के पार निकल गई। अब यही गणित जो था, यही गणित वहाँ पर भी दिखा बंगाल में कि लगभग 23 ज़िले हैं। अब 23 ज़िले हैं, उनमें 15 ज़िलों में बीजेपी अच्छी स्थिति में दिख रही है, और ये 15 ज़िले लगभग 3/4 एरिया बंगाल का और 1/4 एरिया 8 ज़िलों का। उन 8 ज़िलों में ममता बनर्जी की पार्टी मजबूत दिखी। लेकिन क्या था, सीटें कहाँ ज़्यादा? उन 8 ज़िलों में 200 सीटें, और उन 15 ज़िलों में जहाँ बीजेपी मजबूत दिख रही थी वहाँ सिर्फ 94 सीटें। तो बीजेपी बहुत बड़े एरिया में मजबूत दिख रही है। आप जा रहे हैं बंगाल में, दिख रहा है कि हाँ बीजेपी का काफ़ी लहर है, काफ़ी जनादेश है, काफ़ी समर्थन है, काफ़ी जन समर्थन है। लेकिन जिस छोटे इलाके में तृणमूल का, कोलकाता आसपास, हुगली, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, वहाँ पे सीटें इतनी ज़्यादा, तो वो गणित जो था ये बीजेपी के खिलाफ था। ये एक अरिथमेटिक है जो हमें समझना होगा, बाकी विश्लेषण तो है ही। प्रतीक, राइट, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल अच्छी बात कही कि जो कंसंट्रेशन है जहां पर इस वक्त, जो दक्षिण कोलकाता का जो आपने हिस्सा में बताया, और वो बंगाल का, वो वहां कंसंट्रेशन ज्यादा है सीटों का, नंबर ऑफ सीटें जहां पे टीएमसी का प्रभाव। और लास्ट में जो चुनाव हुआ है 7th और 8th और 9th वाला जो प्रेसिडेंसी का इलाका, वो निश्चित तौर से वही जिससे आप इशारा कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, और वहां पे टीएमसी। लेकिन ये आपका जो विश्लेषण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इसको आगे ले जाने वाली बात है, जिस पे बातचीत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जो आपने इस बात पे इशारा किया। हम संबित पात्रा साहब के पास रुख करना चाहेंगे। बंगाल में कहा गया कि खेला होबे, तो ये बात कही गई कि बंगाल में तो खेला होएगे चे, अब दिल्ली दिखे खेला होबे। संबित जी, दिल्ली दिखे खेला होबे, तो दिल्ली दिखे आमी आसছি, इसका मतलब यही हुआ कि दिल्ली दिखे आमी आसছি, तो रुको, तो अब दिल्ली दिखे खेला होबे, नाउ दे आर प्लानिंग। और कहा कि भाई फेस मिल गया है, विपक्ष को फेस मिल गया, और बड़े नेता विपक्ष के उनको बधाई दे रहे हैं। संबित भाई, देखिए प्रतीक जी, आपने कहा कि क्या अब खेला दिल्ली में होगा, और विपक्ष के नेताओं को एक बड़ा फेस मिल गया है।
तो ये विषय तो विपक्ष से ही पूछना पड़ेगा। आपको अरविंद केजरीवाल जी से पूछना पड़ेगा, आपको शरद पवार जी से पूछना पड़ेगा, आपको करुणानिधि जी से पूछना पड़ेगा, स्टालिन से पूछना पड़ेगा, आपको पिनरई विजयन जी से पूछना पड़ेगा कि क्या वो ममता जी को अपना लीडर मानते हैं। अखिलेश जी और मायावती जी से भी पूछना पड़ेगा। हाँ, अगर ये सारे लोग ममता जी के अंडर में ममता जी को अपना लीडर मानते हुए उनके नेतृत्व में आने वाले चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम कौन है उन्हें रोकने वाले? हम कौन है उसके खिलाफ एडवाइस करने वाले? लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बिल्कुल लड़ेंगे। हमने इसी प्रकार का एक प्रयास 2019 के चुनाव के पहले भी देखा था, कर्नाटक के चुनाव के पहले भी देखा था, जहां 17 पार्टी एक साथ बंगाल में, कलकत्ता में आपको याद होगा, एक साथ हाथ पकड़ करके खड़ी थी और ममता बनर्जी बीच में ही खड़ी थी कि मैं इनकी लीडर। उस समय वो तो बिल्कुल निर्विरोध नेत्री थी बंगाल की। उस समय भारतीय जनता की पार्टी के पास तो कोई स्टैंड ही नहीं था बंगाल में। हमारे पास मात्र 3 विधायक थे। आज तो हमारे पास 78 विधायक हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर वो यहाँ पर अर्थात दिल्ली में खेला करना चाहते हैं, स्वागत है, मगर जो खेला के बाकी रेसिपीज होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे, वो कंपोनेंट्स भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो विपक्षियों के हैं, उन्हीं से पूछना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मनोजीत मंडल साहब हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस से हमारे साथ सलमान निजामी साहब भी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंडल साहब, जैसा कि समृद्ध साहब कह रहे हैं कि आपने बात तो कह दी, वहां पे आपके नेता ने भी ये बात कह दी कि नहीं भाई दिल्ली की तरफ अब रुख है, लेकिन आप तो पहले ये तय करिए कि आपकी स्वीकार्यता हो, आपको पहले लोग स्वीकार कर लें सारे लोग, तब तो आप नेता माने, तभी तो आपको हम फेस माने। तो फेस माने कैसे? नहीं, देखिए 2019 जनवरी में इस तरह का कोशिश हम किए थे और सारे लोग रिस्पॉन्स भी किए थे, लेकिन उसके बारे में अभी हम नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन जीतना सिर्फ हमारा काम नहीं है, ये उन लोगों का मिशनरी का काम। आप देखिए ना, 17 अप्रैल वह सारे देश में कोरोना फैल गए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ थे। 22 अप्रैल आज से 2 हफ्ता 10 दिन पहले होम मिनिस्टर सर यहाँ पे थे, जहाँ भी 3.5-4 लाख केस हो गए थे। लेकिन अभी हमारा जो काम है लोगों के बीच जाके ये कोरोना को कंट्रोल करना, यही हमारा काम। उसके बाद बंगाल की जनता, देश की जनता को सब समझ में है ममता दी को कहां से कहां ले जाना है। और ये बात आपको पता है प्रतीक जी, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, ममता दी करीब 30-35 सालों से नेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी फिगर रह चुकी है, ये सबको पता है। ममता दी की 90s से अर्ली 90s से कैबिनेट में मिनिस्टर रह चुकी है और 98 में रेलवे मिनिस्टर में थे और 2009 में भी थे। तो उनका एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, सबको पता है। लेकिन इसके बारे में हम अभी बिल्कुल नहीं सोच रहे, क्योंकि अभी हमारा जो लक्ष्य ये पूरा तैयार है कि लोगों को सेवा करना, लोगों के पास जाना, और जिस तरह का आशीर्वाद बंगाल के लोगों से हमको मिला है उनको उनके पूरा उनका एकदम श्रेय हम लोगों को उनको देना, इसलिए यही हम लोगों का। सलमान निजामी साहब जी, मैं आता हूँ जी, मैं आता हूँ आपके पास। सलमान निजामी साहब मौजूद हैं।